तो आइए शुरू करते हैं एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। लगभग एक 4 से 5 प्रोटोकॉल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है एप्लीकेशन लेयर पे, बट इम्पोर्टेंटली आपको जो पढ़ने चाहिए तो हम लोग डेफिनेटली उनका डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं HTTP के साथ। HTTP एप्लीकेशन लेयर का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है, क्योंकि दिन भर हम जो इंटरनेट यूज करते हैं तो हम लोग काफी वेबसाइट्स को विजिट करते हैं, अलग अलग वेब पेजेस एक्सेस करते हैं, राइट। तो जैसे कि एक एग्जांपल आप इस डायग्राम में देख सकते हो। तो बेसिकली इंटरनेट यूज करते हैं हम लोगों के पास एक ब्राउजर होता है, क्रोम होगा, फायरफॉक्स होगा या एज होगा। तो इस ब्राउजर के URL में जाके हम लोग टाइप करते हैं www.cisco.com, www.facebook.com, gmail.com। तो ऐसे अलग अलग वेबसाइट्स हम लोग एक्सेस करते रहते हैं, राइट। तो जैसे ही हम लोग ये वेबसाइट एक्सेस करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपका एक HTTP रिक्वेस्ट जनरेट होता है, और ये HTTP रिक्वेस्ट आपके करस्पॉन्डिंग सर्वर के पास जाता है, और आप लोगों ने URL में जो भी टाइप किया है उसे कहते हैं डोमेन नेम्स। तो ये HTTP रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर के पास जाएगा। उस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग आपका जो सर्वर है वो एक रिस्पॉन्स प्रिपेयर करेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा है एप्लीकेशन लेयर पे जो कम्युनिकेशन मॉडल यूज होता है वो एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल है। तो सर्वर के साइड से जो रिस्पॉन्स आएगा उसे हम लोग कहेंगे HTTP रिस्पॉन्स। तो ये रिस्पॉन्स हमेशा टेक्स्ट में ही होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। वो कोई भी एक इमेज हो सकता है, ग्राफिक फाइल हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है। तो इट टोटली डिपेंड्स, राइट। तो बेसिकली HTTP प्रोटोकॉल क्या करता है, आप URL में जो भी टाइप करोगे उसका एक HTTP रिक्वेस्ट बनेगा, वो सर्वर के पास जाएगा, और उस रिक्वेस्ट के हिसाब से आपका जो HTTP सर्वर होगा वो एक रिस्पॉन्स क्रिएट करके वो आपके क्लाइंट को भेज देगा। तो रिस्पॉन्स जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है, वेब पेज हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, एनी मल्टीमीडिया फाइल। तो रिस्पॉन्स जो है वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है। तो बेसिकली HTTP एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है, और जो रिक्वेस्ट है वो क्लाइंट से सर्वर को जाएगा, और जो रिस्पॉन्स है वो सर्वर से क्लाइंट के पास आ जाएगा। कभी कभी आप URL में ऐसे भी देखोगे कि www.youtube.com/get/index.html। तो ऐसा एक फुल्ली आपको URL में एक डोमेन नेम दिख सकता है। तो ये फुल्ली डोमेन नेम, इसको नॉर्मली कहा जाता है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ओनली youtube.com, facebook.com, दिस इज अ डोमेन नेम। बट रिस्पॉन्स आते वक्त उस रिस्पॉन्स में जो मेथड यूज हुआ है, गेट, पुट, पोस्ट, उस पेज का नाम होगा index.html, homepage.html। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है इसे कहते हैं फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो बेसिकली HTTP जो है उसके कुछ मैसेज टाइप्स है, और मेजरली वहां पे 3 मैसेज टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला मेथड आता है गेट। पहला मैसेज टाइप आता है गेट। Get means get the data from the server. That means client is requesting for a data from server. Definitely client के पास तो डेटा स्टोर नहीं होता है कभी। डेटा जो होता है वो सर्वर के पास होता है, और अगर क्लाइंट को जो भी डेटा चाहिए वो HTTP रिक्वेस्ट से डिमांड कर सकता है, और उसमें मेथड मैसेज टाइप जो यूज होगा वो होगा गेट। फिर आता है पोस्ट। पोस्ट मतलब अपलोडिंग डेटा फाइल्स टू द वेब सर्वर। पोस्ट मीन्स पोस्टिंग समथिंग, जहां पे हम लोग, जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल देखोगे, फेसबुक पोस्ट होगा, इंस्टाग्राम पोस्ट होगा, दैट मीन्स हम लोग कुछ ना कुछ सर्वर पे अपलोड कर रहे हैं। सो पोस्ट मैसेज टाइप, पोस्ट मेथड जो है इट विल बी यूज्ड टू अपलोड द डेटा टू द सर्वर। और थर्ड मेथड आता है आपका पुट। पुट मीन्स अपलोड रिसोर्सेस और कंटेंट टू द वेब सर्वर। दो चीजें हैं, एक आपके डेटा फाइल्स है, डेटा फाइल्स मतलब पोस्ट मेथड आएगा, और जो आपका नॉर्मल कंटेंट है, रिसोर्सेस है, उसमें आपका पुट मेथड यूज होगा। HTTP का और एक वर्जन आता है जिसे कहते हैं HTTPS, HTTP सिक्योर। S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। जो भी डेटा हम लोगों ने अभी तक बात की HTTP में, तो उसका एनक्रिप्टेड वर्जन HTTPS में यूज होता है। बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है HTTP और HTTPS में। S मीन सिक्योर, मतलब जो भी डेटा गेट, पुट, पोस्ट मेथड से एक्सचेंज हो रहा है वो डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में एक्सचेंज होगा, और उसके लिए प्रोटोकॉल यूज होगा HTTPS। तो ये है आपका HTTP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट जो काफी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, तो उसमें हम लोग टोटल 3 प्रोटोकॉल्स देखने वाले हैं विच आर रिलेटेड टू ईमेल सर्विसेज। तो ईमेल, आप कोई भी एग्जांपल लो, जीमेल लो, याहू मेल लो, तो वो ईमेल के कैटेगरी में आता है, राइट। और
ईमेल सर्विसेज में आपके 3 प्रोटोकॉल्स मेजरली यूज होते हैं एक साथ, वो अलग अलग यूज नहीं होते हैं। तो देयर आर 3 प्रोटोकॉल्स फॉर द ईमेल। पहला है आपका SMTP। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि मेल सेंड करने के काम आता है, राइट। अगर आप सिंपल जीमेल एप्लीकेशन देखोगे तो हम लोग मेल भेजते हैं, हम लोग मेल रिसीव करते हैं, हम लोग मेल स्टोर भी कर सकते हैं, राइट। तो वैसे मेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल यूज होता है, मेल रिसीव करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज होता है, और मेल का सर्वर के साइड पे पूरा मैनेजमेंट करने के लिए आपका IMAP प्रोटोकॉल यूज होता है। तो हम लोग देखते हैं इस डायग्राम में, आपका एक पर्सन है जो एक रिसीवर को एक ईमेल भेज रहा है, राइट। तो आपका ईमेल आप देख सकते हो कि मेल भेजना, मेल सेंड करना, इसलिए आपके लेफ्ट साइड में SMTP प्रोटोकॉल यूज हुआ है। और SMTP प्रोटोकॉल क्या करेगा, जो मेल सेंड किया है वो मेल सर्वर में जाके मेल सर्वर को भेज देगा बेसिकली। तो अभी आपका मेल जो है वो मेल सर्वर के पास है। फिर जो आपका रिसीवर है उसका भी एक नेटवर्क होगा, उनका भी एक मेल सर्वर होगा। तो सेंडर के मेल सर्वर से रिसीवर के मेल सर्वर में भी SMTP ही मेल भेजेगा। तो रिसीवर के मेल सर्वर के साइड पे अभी मेल रिसीवर के इनबॉक्स में आना चाहिए, तो उसके लिए आपका प्रोटोकॉल यूज होगा POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, और वहां से आपके रिसिपेंट के मेल बॉक्स में मेल आ जाएगा। और जो IMAP प्रोटोकॉल है तो मेल मैनेज, सर्वर साइड पे मेल मैनेज करने के लिए यूज होता है। मतलब सपोज सेंडर ने मेल डिलीट भी कर दिया तो वो रिसीवर को बोल सकता है कि मैंने मेल डिलीट किया है और वो मेल मुझे वापस चाहिए, तो रिसीवर वो वापस मेल भेज सकता है। और ये मेल सर्वर, ये क्यों पॉसिबल हुआ है, बेसिकली ये पॉसिबल हुआ है क्योंकि आपके मेल की कॉपी मेल सर्वर के पास मेंटेन है, और ये मेल मैनेज करना सर्वर के साइड पे ये IMAP प्रोटोकॉल का काम है। सो ये SMTP है। तो SMTP कहाँ पे यूज होता है, टू सेंड द मेल। जैसे आप देख सकते हो एक सेंडर है और एक रिसीवर है। यहाँ पे रिसीवर के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि SMTP का काम है कि सेंडर के इनबॉक्स से मेल, सेंडर के मेल बॉक्स से मेल भेजना है मेल सर्वर को, राइट। तो यहाँ पे आपका SMTP प्रोटोकॉल यूज होगा। सो बेसिकली SMTP 2 जगह पे यूज होता है। एक, आपके मेल बॉक्स से मेल सर्वर को मेल सेंड करना है, मतलब सेंड ईमेल फ्रॉम सेंडर टू SMTP मेल सर्वर, और एक SMTP मेल सर्वर से दूसरे SMTP मेल सर्वर को मेल भेजने के लिए भी SMTP प्रोटोकॉल ही यूज होता है। क्योंकि क्या होगा, आपका मेल आपके मेल सर्वर पे तो चला जाएगा, आपने जो मेल सेंड किया है वो आपके मेल सर्वर पे तो चला जाएगा, बट अगर आपके मेल सर्वर के पास रिसीवर का ईमेल आईडी नहीं है, उसको पता नहीं है कि रिसीवर कौन है, तो उसको वो दूसरे मेल सर्वर को मेल भेजना पड़ सकता है। तो उसके लिए एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर में मेल भेजने के लिए भी SMTP प्रोटोकॉल ही यूज होगा। फिर आता है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो अभी तो आपके मेल सर्वर के पास मेल आ गया, तो मेल सर्वर से रिसिपेंट के मेल बॉक्स में मेल रिट्राइव करने के लिए आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज होगा। सो बेसिकली पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू रिट्राइव द ईमेल फ्रॉम मेल सर्वर टू रिसीवर्स इनबॉक्स, क्योंकि रिसीवर का भी एक इनबॉक्स होने वाला है जहां पे मेल आके स्टोर हो जाएगा। सो बेसिकली सर्वर के पास जो मेल है वो मेल रिसीवर के इनबॉक्स में रिट्राइव करने के लिए आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 यूज होगा। ओके, वर्जन 3 मींस जो वर्जन लेटेस्ट यूज हुआ है। बट बेसिकली पॉप के साथ एक प्रॉब्लम भी है। जैसे ही पॉप मेल सर्वर से मेल रिट्राइव करेगा और वो रिसीवर के इनबॉक्स में आ जाएगा, तभी वो मेल सर्वर के साइड से डिलीट भी कर देगा। बट हमें मेल की कॉपी हमेशा सर्वर के पास रहती है, तो वो काम है IMAP का। तो देखते हैं हम लोग IMAP कैसे काम करता है। सो बेसिकली देखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा कि सेंडर ने एक मेल सेंड किया, SMTP प्रोटोकॉल ने वो मेल सर्वर के पास भेज दिया। अभी मेल सर्वर के पास उस मेल की कॉपी है, वो मेल सर्वर से मेल रिसिपेंट के इनबॉक्स में जाने के लिए हम लोगों ने पॉप प्रोटोकॉल यूज किया। तो IMAP क्या करता है, बेसिकली IMAP सर्वर के पास वो मेल मेंटेन करता है। यानी कि अगर मैं मेरे मेल बॉक्स से वो मेल डिलीट करता हूं, रिसीवर भी वो मेल उसके इनबॉक्स से डिलीट करता है, फिर भी उसकी कॉपी सर्वर के पास रहती है। ओके, तो बेसिकली मेंटेनिंग योर ईमेल
ऑन सर्वर साइड इज द टास्क ऑफ IMAP प्रोटोकॉल। तो IMAP कभी भी आपका मेल डिलीट नहीं करेगा, वो ओरिजिनल ईमेल आपका सर्वर के पास स्टोर रखेगा, सेव करके रखेगा, ताकि आप फ्यूचर में उसको रिट्राइव कर सकते हो। ये है IMAP प्रोटोकॉल। तो हम लोगों ने अभी तक देखा HTTP प्रोटोकॉल और ईमेल सर्विसेज के प्रोटोकॉल, जिसमें 3 प्रोटोकॉल्स आते हैं। एक आता है आपका SMTP, दूसरा आता है आपका POP3 और तीसरा आता है आपका IMAP, राइट। तो आइए थर्ड प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं, जो है DNS, डोमेन नेम सर्विसेज। तो ये पॉइंट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि क्या होता है कि हम लोग दिन भर इंटरनेट यूज करते हैं, अलग अलग वेब पेजेस पे जाते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस यूज करते हैं, राइट। तो इतने सारे IP एड्रेसेस ध्यान में रखना ये पॉसिबल नहीं है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। अगर मैं आपको पूछूं कि आप इंस्टाग्राम कितने देर के लिए यूज करते हो, तो आपका जवाब आ सकता है कि मैं रील्स देखता हूं, मैं कुछ पोस्ट करता हूं, तो लगभग 1 या 2 घंटे में इंस्टाग्राम यूज करता हूं, राइट। बट अगर मैं आपको ये पूछता हूं कि इंस्टाग्राम सर्वर का IP एड्रेस क्या है जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपका इसका आंसर पता नहीं होगा। क्यों पता नहीं होगा? क्योंकि आपको डोमेन नेम इजीली ध्यान में रह सकता है। एज अ ह्यूमन बीइंग वी कैन इजीली रिमेंबर डोमेन नेम्स, जैसे facebook.com, gmail.com, ये डोमेन नेम्स है। बट हम लोगों को IP एड्रेस ध्यान में नहीं रहेगा। बट आपके जो कनेक्टिंग डिवाइसेस है, राउटर्स होंगे, फायरवॉल्स होंगे, गेटवेज होंगे, तो इनको कभी भी डोमेन नेम समझ में ही नहीं आता है। तो यहाँ पे तो अभी प्रॉब्लम हो गया कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग IP एड्रेस ध्यान में नहीं रख सकते, और जो आपके डिवाइसेस है, नेटवर्किंग डिवाइसेस, उनको डोमेन नेम समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए हम लोगों को एक एंटिटी लगेगी, एक प्रोटोकॉल लगेगा, जो क्या करेगा, जो चीज हम लोगों को समझ में आती है वो डिवाइसेस को समझा दे, और जो चीज डिवाइसेस को समझ में आती है वो ह्यूमन बीइंग को समझा दे। सो बेसिकली आपको एक मैपिंग सर्विस लगेगी जो डोमेन नेम टू IP एड्रेस मैपिंग करेगा, या आपके IP एड्रेसेस से डोमेन नेम मैपिंग करेगा, और उस सर्विस को बोला जाता है डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल। तो बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम मतलब क्या है कि उसके कुछ सर्वर्स होंगे। आपके नेटवर्क में भी एक सर्वर रहेगा जिसे कहते हैं लोकल DNS सर्वर। आपके नेटवर्क का जो डोमेन नेम सर्वर रहेगा उसे कहेंगे लोकल डोमेन नेम सर्वर। ओके, तो बेसिकली इनके पास डेटाबेसेस होते हैं, और उस डेटाबेस में क्या होता है कि एक सिंपली एक टेबल मेंटेन है, और उस टेबल में क्या होगा, अगर ये डोमेन नेम है तो ये IP एड्रेस है। फॉर एग्जांपल facebook.com, दिस इज द IP एड्रेस। gmail.com, दिस इज द IP एड्रेस। youtube.com, दिस इज द IP एड्रेस। और जैसे ही आप youtube.com लिखोगे आपके URL में, तो सबसे पहले आपका DNS सर्विस कॉल होगा, और उस डोमेन नेम का करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस के थ्रू आपका डेटा आपके सर्वर के पास पहुंच जाएगा। तो ये काम है आपके डोमेन नेम सिस्टम का। सो बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम के पास डेटाबेस है, और डेटाबेस में मैपिंग टेबल्स है, डोमेन नेम्स एंड IP एड्रेस। सो एवरी टाइम यू टाइप समथिंग इन URL, तो आपका डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सर्वर को एक क्वेरी जाएगा, और उस क्वेरी का रिस्पॉन्स आपका सर्वर दे देगा। और क्वेरी मतलब क्या होगी कि दिस इज द डोमेन नेम, आई वांट IP एड्रेस फॉर दिस डोमेन नेम, सो दिस विल बी द क्वेरी, और उस क्वेरी का रिस्पॉन्स आपका सर्वर दे देगा। ओके, इफ दिस इज द डोमेन नेम, दिस इज द IP एड्रेस। दिस इज हाउ योर डोमेन नेम सर्विस वर्क्स। सो बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम, ये जो प्रोटोकॉल है, उसके कुछ मैसेज फॉर्मेट्स है, और ये पूरे मैसेज फॉर्मेट एक क्वेरी और रिस्पॉन्स के कम्युनिकेशन के थ्रू हैंडल किए जाते हैं। क्वेरी मीन्स व्हाट, दिस इज द डोमेन नेम, आई वांट IP एड्रेस फॉर दिस, दिस इज द क्वेरी, और आपका जो सर्वर है वो आपको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स दे देगा। और जैसे मैंने लोकल डोमेन सर्वर के बारे में बात की, लोकल डोमेन नेम सर्वर, तो सबसे पहला आपका क्वेरी जो है वो लोकल डोमेन नेम सर्वर के पास ही चला जाएगा, और वहां पे अगर वो क्वेरी सॉल्व नहीं हुई तो नेक्स्ट लेवल सर्वर को कॉल जाएगा, वो आगे हम लोग देखेंगे। बट आप लोग ये ट्राई भी कर सकते हो, आप आपके लैपटॉप पे या PC पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए, और कमांड प्रॉम्प्ट में आपको टाइप करना है ipconfig/display DNS। तो आपके सारे आपके जो PC पे जो कैश्ड डोमेन नेम के एंट्रीज है वो आपको मिल जाएंगे। तो एक कमांड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कि डोमेन नेम सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है। सो DNS सिस्टम जो है वो एक क्वेरी रिस्पॉन्स मॉडल के ऊपर काम करता है। तो जैसे ही आप कोई ब्राउजर ओपन करोगे और किसी भी वेबसाइट का URL टाइप करोगे, लाइक cisco.com होगा, facebook.com होगा, gmail.com होगा, तो इमीडिएटली एक क्वेरी जनरेट होगी, और उस क्वेरी में
आपके डोमेन नेम का करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस डिमांड किया जाएगा। और सबसे पहले ये क्वेरी जाएगी आपके लोकल डीएनएस सर्वर के पास, जो आपके नेटवर्क का डीएनएस सर्वर होगा। तो जैसे ये क्वेरी आएगी, लेट्स से www.cisco.com, तो आपका लोकल डीएनएस सर्वर ये क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा मतलब करस्पॉन्डिंग टू दिस डोमेन नेम वो एक आईपी एड्रेस रिटर्न करने की कोशिश करेगा। बट अगर उसके पास इसका जवाब नहीं है कि www.dns.com का आईपी एड्रेस क्या है, अगर इसके पास उसका जवाब नहीं है तो वो आगे वाले डोमेन नेम सर्वर को ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा। और ये एक ट्री स्ट्रक्चर है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर में एक ट्री स्ट्रक्चर होता है वैसे ही ये एक ट्री स्ट्रक्चर है। तो नेक्स्ट जो आपका टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर है उसके पास एक क्वेरी जाएगी, और टॉप लेवल डोमेन सर्वर के पास क्या है, जो आपके टॉप लेवल डोमेन नेम्स है जैसे .com, .aju, .in, .aus, ये कंट्री डोमेन नेम्स है, तो इनका मैपिंग उनके पास होता है। और इनके पास भी अगर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आपकी क्वेरी जाएगी रूट डीएनएस सर्वर के पास, राइट। तो ऐसे आपका पूरा क्वेरी जो डोमेन नेम है वो आईपी एड्रेस में मैच करने की या मैप करने की कोशिश की जाएगी, और आपका किसी के पास भी जवाब नहीं होगा फिर भी रूट डीएनएस सर्वर के पास उसका जवाब होगा ही होगा। आपका जो डोमेन नेम है उसका आईपी एड्रेस रूट डीएनएस सर्वर के पास होता ही है। फिर आपका रूट डीएनएस सर्वर आपके क्वेरी का रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, और जो आपका लोकल डोमेन नेम सर्वर है वो उस जवाब को कैश करेगा, मतलब वो उसकी मेमोरी में बफर में स्टोर करके रखेगा। नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आप सेम वेबसाइट एक्सेस करोगे, सेम डोमेन नेम एक्सेस करोगे, तो क्या होगा कि आपको अभी लोकल डोमेन नेम सर्वर को जवाब पता है, तो आपका ये जो क्वेरी है वो आगे तक जाएगा ही नहीं, आपका लोकल डोमेन नेम सर्वर ही उसका रिस्पॉन्स दे देगा। सो दिस इज हाउ योर एंटायर डीएनएस हायरार्की वर्क्स। सो आप आपके कमांड प्रॉम्प्ट में भी ये सब कुछ चीजें डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो उसके लिए आपका कमांड है nslookup। तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और कमांड टाइप करना है nslookup, और nslookup के बाद आपको जस्ट वेबसाइट का नाम टाइप करना है, जैसे www.cisco.com, www.facebook.com, तो आपको उसका करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस मिल जाएगा। सो nslookup एक कमांड है जो आपको डोमेन नेम के लिए आईपी एड्रेस रिटर्न कर देगा। सो आइए दूसरा प्रोटोकॉल देखते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जिसका नाम है DHCP, जिसका लॉन्ग फॉर्म है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ओके, सो बेसिकली ये प्रोटोकॉल यूज कहाँ पे होता है कि कोई एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 1000, 2000, 5000 पीसीज है, डिवाइसेस है जिनको आईपी एड्रेस चाहिए। सो मैन्युअली देखो, आईपी एड्रेस असाइन करने के दो तरीके हैं। एक तो आप मैन्युअली आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो, या फिर डायनामिकली आप आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो। सो मैन्युअली मतलब लिटरली एक कोई पर्सन होगा जिसके पास वैल्यूज होंगे, आईपी एड्रेस होगा, सबनेट मास्क होगा, डिफॉल्ट गेटवे का आईपी एड्रेस होगा, या फिर आपका डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस होगा। तो ये सारे वैल्यूज हर एक पीसी पे जाके मैन्युअली टाइप करने होंगे, और तो ये तो काफी हेक्टिक टास्क हो जाएगा, ये काफी कॉम्प्लेक्स टास्क है, क्योंकि वहां पे मैन्युअली है तो एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और एक नेटवर्क में हम लोग मल्टीपल डिवाइसेस को सेम आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये काफी डिफिकल्ट टास्क है कि मैन्युअली आईपी एड्रेस असाइन करना। तो बेसिकली DHCP क्या करता है कि वो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेसेस असाइन करता है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपके नेटवर्क में एटलीस्ट एक डिवाइस को DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, और जैसे ही आप पीसी स्टार्ट करोगे तो सारे पीसी जो होंगे वो DHCP क्लाइंट होंगे। तो DHCP क्लाइंट क्या करेंगे, DHCP सर्वर को एक रिक्वेस्ट मैसेज भेजेंगे कि यस आई वांट टू ज्वाइन योर नेटवर्क एंड आई वांट आईपी एड्रेस। तो DHCP सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स में उन सारे डिवाइसेस को एक आईपी एड्रेस असाइन करेगा। और वो सिर्फ आईपी एड्रेस नहीं है, आईपी एड्रेस के साथ साथ वो आपको सबनेट मास्क भी देगा, डिफॉल्ट गेटवे का आईपी एड्रेस भी देगा, और आपको डोमेन नेम सर्वर भी दे देगा। ओके, तो ये DHCP सर्वर ऑटोमेटिकली करता है। तो कैसे करता है, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सो बेसिकली आपको आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको आपके नेटवर्क के लिए एक आईपी एड्रेस का रेंज दे देगा, लेट्स से 1 to 100। ये रेंज ISP ने आपके नेटवर्क के लिए अलोकेट किया है।
तो जैसे ही आप पीसी टर्न ऑन करोगे तो वैसे ही इमीडिएटली आपके इस पीसी से एक रिक्वेस्ट जाएगा डीएचसीपी सर्वर को। तो डीएचसीपी सर्वर क्या करेगा, जैसे ही उसको रिक्वेस्ट मिलेगा, डीएचसीपी रिक्वेस्ट मिलेगा कि मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, तो डीएचसीपी सर्वर इस 1 to 100 में से एक नंबर रैंडमली उठाएगा और वो जिससे रिक्वेस्ट आया है उसको दे देगा। फिर दूसरा रिक्वेस्ट आएगा, अगेन वो रैंडमली एक नंबर उठाएगा फ्रॉम 1 to 100, वो दूसरे को दे देगा। बट वाई द वर्ड डायनामिक इज, सपोज आपने पीसी शट डाउन किया तो ऑटोमेटिकली ये जो आईपी एड्रेस उसको अलोकेट हुआ था डीएचसीपी सर्वर से, वो आईपी एड्रेस वापस डीएचसीपी सर्वर के पास चला जाएगा। और कोई नेक्स्ट पीसी टर्न ऑन हुआ तो हो सकता है कि ये जो आईपी एड्रेस रिटर्न हुआ है वही आईपी एड्रेस डीएचसीपी सर्वर ने उस नेक्स्ट पीसी को दे दिया, और जो पीसी आपने शट डाउन किया था वो वापस टर्न ऑन किया तो उसको एक नया आईपी एड्रेस मिल जाएगा जो पहले आईपी एड्रेस से डिफरेंट है। तो इसीलिए इसे कहते हैं डायनामिक आईपी एड्रेस अलोकेशन, क्योंकि आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है एवरी टाइम यू टर्न ऑन द पीसी, एवरी टाइम डीएचसीपी रिक्वेस्ट गोज फ्रॉम क्लाइंट टू डीएचसीपी सर्वर, इसीलिए डायनामिक वर्ड है। डीएचसीपी सर्वर में या डीएचसीपी प्रोटोकॉल में और एक चीज है, तो ये जो आईपी एड्रेस असाइन करता है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही असाइन करता है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए असाइन करता है, लेट्स से 30 मिनट्स। तो जैसे ही 30 मिनट्स खत्म हो जाएंगे सो डीएचसीपी ऑटोमेटिक रिन्यूअल प्रोसेस रन करता है, जिससे आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक रिन्यू भी होता है, इसीलिए भी उसे डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल कहा जाता है। ओके, क्योंकि 30 मिनट्स के बाद क्या होगा तो ये यूजर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक रिन्यूअल प्रोसेस हो जाता है। ओके, सो एवरी टाइम यू टर्न ऑन द पीसी a new IP address will be assigned and IP address is never permanent in DHCP protocol, इसीलिए उसे कहते हैं डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और एक नेटवर्क में एक से ज्यादा या दो से ज्यादा DHCP सर्वर हो सकते हैं, ये क्वाइट ऑब्वियस है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक नेटवर्क के लिए एक ही सर्वर होना चाहिए। तो ये है आपका DHCP प्रोटोकॉल। तो आप मैसेज कम्युनिकेशन देख सकते हो DHCP में कैसे कम्युनिकेट होता है। तो सबसे पहले आपका जो DHCP क्लाइंट है वो सबसे पहले DHCP सर्वर को एक मैसेज भेजता है, वो है DHCP डिस्कवर, क्योंकि उसको पता नहीं है कि मेरे नेटवर्क में DHCP सर्वर कौन है, तो इसीलिए वो पूछता है कि हु इज DHCP सर्वर। और ये क्वेश्चन हु इज DHCP सर्वर मतलब है आपका DHCP डिस्कवर मैसेज। उस DHCP डिस्कवर मैसेज को DHCP सर्वर एक मैसेज के साथ रिस्पॉन्ड करता है, वो है DHCP ऑफर। तो DHCP ऑफर में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है आईपी एड्रेस, दूसरा होता है लीज पीरियड, कितने टाइम के लिए आईपी एड्रेस असाइन किया है, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस। अगर आपका क्लाइंट इन सारे वैल्यूज पे एग्री करता है तो वो वैल्यूज एक्सेप्ट करता है, और फिर लास्ट में DHCP सर्वर आपके क्लाइंट को एक्नॉलेजमेंट मैसेज दे देता है कि ओके यू स्टार्ट यूजिंग दिस आईपी एड्रेस। तो दिस इज हाउ DHCP ऑपरेट्स। और हमारे एप्लीकेशन लेयर का लास्ट प्रोटोकॉल है FTP प्रोटोकॉल। FTP का लॉन्ग फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो काफी टाइम हम लोग कोई ना कोई फाइल्स अपलोड करते हैं, फाइल्स डाउनलोड भी करते हैं इंटरनेट से, तो उसके लिए आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम में आता है। तो ये जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो फाइल एक्सचेंजेस के लिए यूज होता है। और FTP प्रोटोकॉल बेसिकली दो पोर्ट नंबर यूज करता है, एक पोर्ट नंबर है आपका 21 और दूसरा पोर्ट नंबर है 20। सो 21 यूज होता है कंट्रोल कनेक्शन के लिए। तो कंट्रोल कनेक्शन में काफी सारे पैरामीटर्स नेगोशिएट होते हैं, जैसे एक फाइल का साइज कितना हो सकता है, फाइल का टाइप कौन सा हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स एक्सचेंज होते हैं कंट्रोल कनेक्शन में। एंड वंस द कंट्रोल कनेक्शन इज सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड, फिर आपका एक्चुअल फाइल एक्सचेंज होगा, मतलब वो डॉक फाइल होगा, इमेज होगा, ऑडियो होगा, वीडियो होगा, तो वो बाइट बाय बाइट वो आपका एक्सचेंज होगा बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो एक्चुअल डेटा ट्रांसफर के लिए आपका TCP पोर्ट नंबर 20 यूज होता है। सो बेसिकली टू समराइज, आपका जो FTP प्रोटोकॉल है वो आपके फाइल्स अपलोड और डाउनलोड में आपकी हेल्प करता है, और वो दो पोर्ट्स यूज करता है, एक कंट्रोल कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए जहां पे कुछ पैरामीटर्स नेगोशिएट होंगे क्लाइंट और सर्वर के बीच में, और दूसरा जो एक्चुअल डेटा ट्रांसफर होगा, जो एक्चुअल फाइल ट्रांसफर होगा, उसके लिए आपका डेटा कनेक्शन यूज होगा ऑन पोर्ट नंबर 20। तो ये आपका FTP प्रोटोकॉल। तो एप्लीकेशन लेयर पे हम लोगों ने कुछ प्रोटोकॉल डिस्कस किए हैं, HTTP, मेल सर्विसेज,
देन डोमेन नेम सिस्टम, देन DHCP एंड FTP। ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, बट ये 5-6 प्रोटोकॉल्स मेजर है जो आपको डेफिनेटली पढ़ने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है एप्लीकेशन लेयर। इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, सो गो टू द कमेंट सेक्शन एंड पुट योर कमेंट्स देयर।